चलो बच्चों, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपके पास, ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का स्पेसिमेन पेपर 2023। अच्छा, स्पेसिमेन पेपर 2023 जो है ना, चले जो शुरू इसके एक्चुअल में दो वेरिएंट है। ठीक है, एक है आपके पास 2A की रिकॉर्डिंग तो मैं डाल चुका हूं आपको, और अब जो मैं आज डाल रहा हूं वो है 2B के अंदर 15 मार्क्स का जो सवाल आया है वो सवाल ये रहा। आइए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, चले। स्पेसिमेन पेपर 2023 फॉर द ओ लेवल्स और पेपर नंबर 2B कहलाता है ये। हाँ, इस सवाल को जरा थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे हम आपके सामने। पहली मर्तबा आप लोग पढ़ रहे हैं तो जरा सिनेरियो बेस्ड सवाल कहलाता है ये। बहुत सारे लोग इसको सिनेरियो बेस्ड भी कहते हैं, और क्योंकि नया सिलेबस के अंदर सिनेरियो बेस्ड सवाल आना है, और सिनेरियो बेस्ड 15 मार्क्स का सवाल कहलाता है। हाँ, ये 15 मार्क्स का ये आएगा, बाकी सब चीजें आपके पास आएगी। बच्चों, इस सवाल को अगर आप देखें तो इस सवाल में वो आपसे कह रहा है द नेम ऑफ द पेशेंट आर स्टोर्ड इन 1D एरे, यानी कि एक 1D एरे है जिसमें पेशेंट के नाम स्टोर हैं। ठीक है, और जो पेशेंट के नाम है ना वो किसमें बेटा, स्ट्रिंग के अंदर। दैट मीन्स वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई एक 1D एरे है। हाँ, अच्छा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एरे हो गया, लूप्स हो गया, बाकी सारी चीजें जो हो गई हैं ये सब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आती हैं, और अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सुडो कोड सीरीज में एरे वगैरह सब रिवाइज कर लीजिएगा। पहले वो करेंगे तो ये समझ आएगा आपको। ठीक है, अगर आपने एरे 1D एरे 2D एरे नहीं पढ़ा हुआ, लूप्स नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको आज की क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर। अगर आप समझ रहे हैं कि मैंने सूडो कोड की बेसिक आती है और डायरेक्ट मुझे 15 मार्क्स से सवाल समझ आ जाएगा, तो भाई नहीं आएगा, आप लॉग आउट करके चले जाएंगे। ठीक है, चले। अगर आपने एरे पढ़ा हुआ है, अगर आपने 1D एरे 2D एरे मुझसे ही पढ़ा हुआ है या मेरी ही रिकॉर्डिंग देखी हुई है, तो मैं जिम्मेदार हूँ आपका। सही है ना, बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन चीजों को बच्चे जो है ना वो समझते हैं कि सर वो तो ना कि हमने अभी अभी ज्वाइन किया था, हमने 15 मार्क्स का हमारा देखा और 15 मार्क्स वाला तो इतना मुश्किल है। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो लास्ट टॉपिक है ना सूडो कोड का। ठीक है, चलें। तो बच्चों, ये आपके पास एक 1D एरे है। 1D एरे का नाम है पेशेंट। पेशेंट के अंदर पहला इंडेक्स है, दूसरा इंडेक्स है, तीसरा इंडेक्स है, चौथा इंडेक्स है, पांचवा, छठा, सातवां, और बच्चों लास्ट इंडेक्स आपके पास 1000 है। हर इंडेक्स पे एक वेरिएबल, हर इंडेक्स पे एक नाम स्टोर है, और वो नाम कुछ भी हो सकता है, बट उस नाम की डेटा की टाइप क्या होगी बेटा, अल्फा न्यूमेरिक, और अल्फा न्यूमेरिक को बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रिंग। अच्छा बेटा, आप बोलेंगे कि सर ये जो इंडेक्स वेरिएबल है, क्या मैं इसको इंडेक्स नाम से ले लूं? तो मैं आपको जवाब दूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल का नाम है हॉस्पिटल नंबर। एग्जामिनर ने आपको लिमिट कर दिया कि ये जो पेशेंट नाम की एरे है ना, इस एरे में ये जो 1 है दिस इज द इंडेक्स, बट इंडेक्स का नाम उसने आपको बता दिया, दिस इज हॉस्पिटल नंबर। ठीक है, पेशेंट का जो 2 है, 2 आपका इंडेक्स है, और इंडेक्स का नाम उसने आपको बता दिया, दिस इज द हॉस्पिटल नंबर। तो इसी तरीके से आपके पास सारे इंडेक्स नंबर आते जाएंगे। ठीक है, अब और सुनिएगा बेटा, ये 1D एरे का मतलब एक पोजीशन पे एक डेटा स्टोर है, एक पोजीशन पे एक डेटा स्टोर है। अच्छा, ये एक बात हो गई। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सवाल में एक और बात लिखी हुई है कि भाई पेशेंट के अलावा, पेशेंट एक 1D एरे है, तो एक और आपके पास एरे है, उसका नाम है रीडिंग, और रीडिंग इज अ 2D एरे। 2D एरे का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम पे काम होता है। मैं जरा 2D एरे को फौरन से रिवाइज करा दूं। 2D एरे में आपके पास ऐसे डब्बे होते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, जिसको तुम मैट्रिक्स फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म भी कहते हो। इसमें बच्चों दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, दिस इज रो 4। 2D एरे को रिवाइज करवा रहा हूँ। और ऊपर वाला कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, और ये कॉलम 5। सही है। अगर एक्चुअल में यहाँ पे 10 रखा हुआ होगा तो ये 10 रॉ 1 और कॉलम 1 पे होगा। अगर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो ये रॉ 2 और कॉलम 1 पे। ठीक है, अगर यहाँ 40 लिखा हुआ है तो रॉ 3 है और कॉलम क्या है, 1। आ गई बात समझ में? तो बेटा 2D एरे में पहले रॉ लिखी जाती है, बाद में क्या लिखी जाती है, कॉलम। 2D एरे में पहले क्या लिखी जाएगी, रॉ, बाद में क्या लिखी जाएगी, कॉलम। ये बात सबको समझ आ गई है बच्चों? यहाँ पर इस एरे का सारा गेम है। एरे को जरा गौर से देख लें, 2 मिनट लूंगा एरे समझाने में, पूरा सवाल समझ आ जाएगा। जब आप ये सिनेरियो बेस्ड सवाल पढ़ेंगे तो उसमें वो आपसे कह रहा है एक आईडी बनी हुई है, उस आईडी का है 1D आईडी, यानी कि एक एरे बनी हुई है, एरे का नाम है पेशेंट, और पेशेंट इज अ 1D एरे।
1D एरे पे आपके पास सारे के सारे जो इंडेक्सेस हैं वो सारे इंडेक्सेस का नाम है हॉस्पिटल नंबर, अपनी मर्जी का आप रख ही नहीं सकते भाई। और दूसरा 2D एरे जो आपके पास है, 2D एरे का नाम है रीडिंग्स। रीडिंग्स में दो कॉलम है, पहले कॉलम को आपने टेम्परेचर बोल दिया बेटा, दूसरा कॉलम को आपने पल्स बोल दिया। यानी कि पेशेंट जो है, आकिब जो है, पेशेंट की दो चीजें मेजर की जा रही है, टेम्परेचर, मेरा टेम्परेचर तो बहुत हॉट आएगा क्योंकि मैं बहुत हॉट हूं ना इसलिए, और मेरी पल्स रेट बहुत कम आएगी क्योंकि मेरा दिल तो किसी और के पास है, इसीलिए। सही, मजाक कर रहा हूं। मैंने कहा हर पेशेंट की दो चीजें मेजर करनी है, टेम्परेचर और दूसरा पल्स रेट। ठीक है, यानी कि असद अगर रॉ 2 के अंदर है तो रॉ 2 का डेटा यहाँ से इस एरे से कनेक्टेड है। जरा समझिएगा, आकिब इज रॉ 1, तो रॉ 1 में जो भी होगा वो सब आकिब के लिए होगा। ठीक है, असद रॉ 2 में है तो रॉ 2 में जो भी होगा वो सब असद का होगा। अबीरा रॉ 3 में है, रॉ 3 में जो भी होगा वो रॉ जो इसी के लिए होगा। और बच्चों ये जो 1000 पे अली लिखा हुआ है और 1000 के आगे जो भी होगा टेम्परेचर और पल्स, ये भी क्या होगा, इसी में होगा। समझ आ गई ये बात, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ से किसी एक बच्चे को अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई एक बच्चा अनम्यूट कर ले, और अब मैं सवाल करूंगा। रोमान, रयान, हमदान, ईसा, ठीक है। चलो बेटा, हाउ मेनी एरेज आर देयर, जल्दी बताओ कितनी एरे हैं सवाल में। सर 2 आ रहे हैं। दो एरे बेटा, एक 1D एरे का नाम क्या है, पेशेंट, और 2D एरे का पेशेंट। नाम क्या है, रीडिंग्स। हमदान ये बात सवाल में लिखी हुई है कि भाई 1 से लेके ये जो इंडेक्सेस हैं, इन इंडेक्सेस को 1000 तक लेके जाना, और इंडेक्स को मैं अपनी मर्जी का वेरिएबल लूंगा या हॉस्पिटल नंबर लूंगा। सर हॉस्पिटल नंबर लेंगे, इन्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ आकिब है तो आकिब का टेम्परेचर रॉ 1 में ही मिलेगा ना, ठीक है। जी सर। अगर मैं बोलता हूँ आकिब का टेम्परेचर है तो आकिब का टेम्परेचर हमेशा रॉ 1 और कॉलम 1 भी होगा। ठीक है, आकिब का पल्स कौन सी रॉ में होगा, रॉ 1 और सर रॉ कॉलम। 1 और कॉलम 2। शाबाश। यानी कि हर पेशेंट की दो चीजें मेजर करनी है, वो दो चीजें कौन कौन सी है। टेम्परेचर और पल्स। शाबाश, टेम्परेचर और पल्स, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे ये बताइएगा कि पेशेंट की डेटा की टाइप क्या है बेटा, स्ट्रिंग। जी सर। और बेटा रीडिंग्स की डेटा की टाइप क्या लग रही है, डेटा देख के बताओ। सर इंटीजर। इंटीजर का रियल। पॉइंट आ गया ना, रियल। ठीक है, तो जी बेटा सर। एरे में रीडिंग एरे इज अ रियल और पेशेंट एरे इज अ स्ट्रिंग, हम्म। है ना भाई। अब मुझे बताओ एरे और रिकॉर्ड में क्या फर्क था, मैंने लेक्चर में बताया था। बेटा एरे और रिकॉर्ड में क्या फर्क होता है, ये बताएंगे मुझे कोई। एरे और रिकॉर्ड में क्या फर्क होता है। देखो, एरे मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर करेगा। और एक वैल्यू को कर सकते हैं। पागल हो गया क्या, रिकॉर्ड भी मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, दोनों मल्टीपल, देख रहे हो मल्टीपल्स वैल्यू है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा। मल्टीपल वैल्यू को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जब दोनों मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, एरे कहता है जो डेटा की टाइप होगी ना वो क्या होगी, सेम। एरे कहता है एलिमेंट्स की जो डेटा की टाइप होगी वो क्या होगी, सेम होगी। रिकॉर्ड कहता है डेटा की टाइप जो होगी वो डिफरेंट हो सकती है। दैट मीन्स रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये बात सबको समझ आ गई है। हमदान, रिकॉर्ड और एरे में क्या फर्क है बेटा। जी सर। एरे जो है मल्टीपल वैल्यूज सेम डेटा की देता है, रिकॉर्ड जो है मल्टीपल वैल्यूज डिफरेंट डेटा टाइप की देता है। सही, तो हम यहाँ पर जब एरे पढ़ रहे हैं बच्चों, मेरा आपसे सवाल था कि ये 1D एरे को अलग क्यों रखा, 2D एरे को अलग क्यों रखा, रीजन सर दो। क्योंकि डिफरेंट वो है उनकी। डिफरेंट डेटा टाइप्स। हाँ, क्योंकि पेशेंट की डेटा की टाइप स्ट्रिंग है और रीडिंग की डेटा की टाइप रियल है, तो दोनों को अलग अलग रखना आपकी मजबूरी है। दैट्स वाई आपने रॉ नंबर कोई चलाए हैं, रॉ नंबर को बच्चों क्या बोला है आपने, हॉस्पिटल नंबर। रॉ हॉस्पिटल। नंबर को क्या बोला है आपने, हॉस्पिटल नंबर। ये बात क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। बच्चों टेम्परेचर का सवाल में आइएगा, जब आपने ये सवाल देखा तो इस सवाल में पहले पैराग्राफ में ये सब बातें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है टेम्परेचर जो होंगे वो मेजर होंगे 1 डेसिमल पॉइंट में, मैंने लिखा है। पल्स रेट जो है ना वो होल नंबर में होगी। अच्छा, अगर ये डेसिमल में है और ये होल नंबर, तो ये अलग अलग तो हो नहीं सकती ना। अगर आप बोलते सर इसको रियल रखो, इसको इंटीजर रखो, तो मैं बोलूंगा भाई पॉसिबल नहीं है।
तो मैं होल नंबर को आगे 0.0 कर दूंगा, दैट मीन्स कि होल नंबर भी हो गया और मेरी एरे के मुताबिक रियल भी हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको। बच्चों से सवाल में बोला है कि टेम्परेचर की जो रीडिंग है ना उसकी रेंज होगी, क्या रेंज होगी बेटा? टेम्परेचर शुड स्टार्ट फ्रॉम 31.6 से लेके इंक्लूसिव 37.2। सही है, सवाल में लिखा हुआ है टेम्परेचर की रेंज होगी और पल्स रेट की रेंज क्या है 55.0 से लेके 100.0 इंक्लूसिव। बच्चों इंक्लूसिव का मतलब क्या? बोलो। ये भी शामिल हो सकता यानी कि 31.6 से लेके 37.2 इंक्लूसिव ना। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, मैं एक लाइन हाईलाइट कर रहा हूं, मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ है ना ये इसका मतलब क्या है? कि हॉस्पिटल नंबर एक इंडेक्स वेरिएबल है ऑन बोथ एरेज, मैंने आपको पढ़ा दिया ये। और हॉस्पिटल नंबर की रेंज मैंने आपको क्या बताई थी? 1 से लेके 1000 तक इंक्लूसिव। ये देखो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बेटा सारी जो रोज है ना उन सारी रोज को 1 से लेके 1000 तक रखो, और रॉ का एक्चुअल में नाम इंडेक्स वेरिएबल है, और इंडेक्स वेरिएबल को एग्जामिनर ने हॉस्पिटल नंबर 1, सही है, हॉस्पिटल नंबर 2 एंड हॉस्पिटल नंबर 3। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, तो यानी कि टेम्परेचर पे आपको वैलिडेशन लगानी है। क्या लगानी है? कि तुम्हारा टेम्परेचर 31.6 से लेके 37.2 पे होगा। अगर ऐसा ना हो तो बेटा फिर आप वार्निंग मैसेज प्रिंट करना, पल्स रेट भी 55.0 से लेके 100.0 इंक्लूसिव तक कर देना। आइए, ये बातें हो गई हैं बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर। क्या लिखा हुआ है आपके सवाल में? क्या बनाना है बेटा? प्रोसीजर। बेटा आपको याद होगा ब्लॉक ऑफ कोड, अगर आपने मुझसे पढ़ा हो तो उसमें बेटा बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना क्या कहलाएगा? कह रहा हूँ बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना क्या कहलाएगा? फंक्शन या प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा, उसमें जो छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं उस मॉड्यूल की तरह मैं बता दूं कि प्रोसीजर एक ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता। इन दिस एग्जाम्पल कि आपका नेम जो है वो प्रोसीजर का नाम होगा। आपको जब भी प्रोसीजर लिखना होता है आप हेडर में लिखते हो प्रोसीजर और फुटर में क्या लिखते हो बेटा? एंड प्रोसीजर। फुटर में क्या लिखोगे? एंड प्रोसीजर। ठीक है। आप हेडर में लिखते हो प्रोसीजर और फुटर में क्या लिखते हो बेटा? एंड प्रोसीजर। ये तो एक बात है बच्चों। उसके बाद आपने यहाँ पर नेम लिख दिया कि भाई प्रोसीजर का नाम ये है। फिर बेटा ब्रैकेट आप डालते हो। ब्रैकेट में अगर आपने लिखा है ना कि एक्स एक इंटीजर है, तो एक्चुअल में एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यू लेके जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर। अब आप बोलोगे सर ये मॉड्यूल मॉड्यूल क्या कर रहे हैं? बेटा आपको एक पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उस टॉपिक का नाम है डीकम्पोजिशन। उस टॉपिक का नाम है क्या? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। सही। यानी कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना डीकम्पोजिशन कहलाएगा। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि बेटा इससे फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि ना आप अलग अलग पार्ट्स पे काम कर सकते हो। यानी कि ये तुम्हारा अगर एक मेन मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल्स को आपने लिंक करवा दिया दूसरे मॉड्यूल से। मॉड्यूल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम। तो ये एक्चुअल में एक मॉड्यूल कहलाएगा, मॉड्यूल 1। और बच्चों ये एक आपके पास मॉड्यूल 2 कहलाएगा। ठीक है। अब और सुन लो भाई, मॉड्यूल 1 के अंदर अगर लिखा हुआ है ना कि x इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल होगा ना, क्योंकि ये एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम में है तो ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल। ठीक है। और अगर कोई मेन प्रोग्राम में लिखा हुआ ना y एक वेरिएबल है, तो ये मेन वाला ना हर ब्लॉक ऑफ कोड में एक्सेस हो सकता है। तो ये जो y है ना y एक्चुअल में ग्लोबल वेरिएबल होगा।
ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल इन ऑल द मॉड्यूल, ठीक है। और वो जो एक ही हिस्से में होगा लोकल वेरिएबल कहलाएगा, यानी कि जो इसी मॉड्यूल के अंदर है ना। अच्छा एक्स जो है ना, एक्स 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 दूसरे मॉड्यूल में कॉल नहीं हो सकती, क्योंकि एक्स को ये मॉड्यूल तो पहचानता ही नहीं, ठीक हो गया, ये एक बात है। अच्छा, ये जो आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर दिया है, ये जो आपने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर दिया है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बेटा? डीकम्पोजिशन, सही है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। और ये जो आपका मेन मॉड्यूल है, ये मेन मॉड्यूल जो छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में काम कर रहा है, ये छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड मॉड्यूल कहलाएंगे। और यहाँ पर जो भी वेरिएबल होंगे वो लोकल होंगे, और जो मेन में होगा वो क्या होगा? ग्लोबल। अब बच्चों मुझे आपको बताना है फंक्शन और प्रोसीजर क्या होता है। एक्चुअल में अगर ये एक्स वापसी वैल्यू दे दे मेन प्रोग्राम को, यानी कि अगर x की वैल्यू 4 ट्रांसफर हो रही है एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, तो अगर ट्रांसफर हो रही होगी तो वो कहलाएगी पैरामीटर। क्या कहलाएगी बेटा? पैरामीटर। तो बेटा अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड अपनी वैल्यू ट्रांसफर करवा रहा होता है, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड का एक और नाम रख दिया जाता है, और उस नाम को हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन। और अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, हाँ, यानी कि मॉड्यूल 2 अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, सिर्फ प्रिंट करवा रहा है एक्स को और वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा, तो इस मॉड्यूल को हम बोलते हैं प्रोसीजर। क्या बोलेंगे? प्रोसीजर। तो जल्दी से मुझे बताओ, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर? फंक्शन वैल्यू रिटर्न करती है, प्रोसीजर नहीं करती। बस सही है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो वैल्यू पास करा देगा, प्रोसीजर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड जो वैल्यू पास नहीं करवाएगा। सही है। और मुझे ये भी बता दो कि फंक्शन में जो वैल्यू ट्रांसफर हो रही होगी, उस वैल्यू को क्या बोलोगे? मुझे वैल्यू जा रही है, इस वैल्यू का नाम क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर। क्या नाम है बेटा? पैरामीटर। और इस पूरी टेक्निक को आप बोलते हो डीकम्पोजिशन। ठीक है। अब इस सवाल पे आ जाओ। ये मैं आपको करवा रहा था, सवाल में लिखा हुआ प्रोसीजर बनाना है। अब प्रोसीजर आपको पता लग गया कि प्रोसीजर है, और यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो क्या होगा? नेम ऑफ प्रोसीजर। और जो ब्रैकेट होगा, और ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों एंड प्रोसीजर है लिखा हुआ, और यहाँ पर हेडर में क्या है? प्रोसीजर। अच्छा भाई, यहाँ पर आप इस प्रोसीजर का नाम बताओ, क्या है बेटा? नेम। प्रोसीजर में अगर कोई पैरामीटर हम लिख रहे हैं, पैरामीटर यहाँ पर वैल्यू ट्रांसफर नहीं कर रहा, ठीक है, एक्चुअल में सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, तो ये पैरामीटर इनपुट लेके आ रहा होगा, और ये जो पैरामीटर है ये ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट में। x इज अ पैरामीटर, यानी कि वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल, और x की डेटा की टाइप क्या? इंटीजर। और बच्चों पैरामीटर हमेशा हेडर में ब्रैकेट के अंदर डिफाइन किया जाएगा। गॉट इट? कोई मसला तो नहीं? चलो अब आ जाए भाई सवाल के अंदर दोबारा। सवाल में वो आपसे बोल के रहे, जरा देखिएगा। कह रहे हैं राइट प्रोसीजर यूजिंग सूडोकोड प्रोग्राम दैट मींस ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? टेक्स अ हॉस्पिटल नंबर एज अ पैरामीटर। बच्चों अभी मैंने पढ़ा है ना पैरामीटर कैसे लिखते हैं। तो बेटा जो हॉस्पिटल नंबर है ना, एक्चुअल में ये वैल्यू एज अ पैरामीटर लेके आना। पैरामीटर का मतलब कोई और आपको देगा ना, ऐसे। एक्चुअल में ये जो नेम है, ये नेम ऑफ क्या है बेटा? प्रोसीजर। और ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में जो x है, x क्या है? पैरामीटर। और पैरामीटर मतलब आपने नहीं लिया, कोई और मॉड्यूल से वैल्यू आएगी x के अंदर, ठीक है। हमने एक्चुअल में इनपुट लिया। अब आप बोलोगे सर प्रोसीजर में तो पैरामीटर था ही नहीं। भाई प्रोसीजर रिटर्न नहीं करवा रहा कोई पैरामीटर, यानी कि दे नहीं रहा कोई पैरामीटर। प्रोसीजर में वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है, तो एक्सेप्ट तो हो सकती है ना। प्रोसीजर में x की वैल्यू एक्चुअल में हॉस्पिटल नंबर है ना, सवाल में लिखा हुआ है हॉस्पिटल नंबर, तो हॉस्पिटल नंबर की वैल्यू सवाल में, हॉस्पिटल नंबर की वैल्यू सवाल में कोई और मॉड्यूल से आ रही है, उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, रिटर्न नहीं करवाएगा। तो भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कह रहा है टेक्स अ हॉस्पिटल नंबर एज अ पैरामीटर,
ठीक है, हॉस्पिटल नंबर एक पैरामीटर होगा। मैंने कहा ठीक है। कह रहे चेक कर लेना कि हॉस्पिटल नंबर वैलिड है या नहीं। अब आप बोलेंगे सर हॉस्पिटल नंबर वैलिड के बारे में क्या लिखा हुआ है? बेटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल नंबर शुड लाई इन बिटवीन द रेंज 1 से लेके 1000 इंक्लूसिव। ठीक है, तो मैं समझ गया ये वाली बात। आगे लिखा हुआ है कि आउटपुट करेंगे पेशेंट का नाम, नहीं, चेक द हॉस्पिटल नंबर इज वैलिड। आगे आउटपुट कर देना एरर मैसेज एंड एग्जिट कर देना प्रोसीजर अगर नंबर वैलिड नहीं है। यानी कि अगर हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक ना हो, 1 से लेके 1000 तक ना हो, तो आउटपुट कर देना है कि भाई आपका हॉस्पिटल नंबर गलत है और प्रोसीजर को एंड करा देना। ठीक है, बट हॉस्पिटल नंबर अगर वैलिड हो तो मजीद 4-5 काम करने हैं। ये बात सबको समझ आ गई? तो बच्चों मैं प्रोसीजर बनाने जा रहा हूँ, दोबारा से सवाल को दिखाता हूँ। एक प्रोसीजर होगा, उसमें ब्रैकेट में पैरामीटर हॉस्पिटल नंबर लूंगा और हॉस्पिटल नंबर को बोलूंगा कि तुम 1 से लेके 1000 तक की रेंज में रहना, तो ठीक है। और अगर हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक की रेंज में नहीं होगा तो मैं एरर मैसेज दिखा दूंगा। अगर हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक होगा तो बेटा ये 4 या 5 काम करने हैं, वो जो भी है मैं आपको भी बता दूं। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? चलो आगे। हमदान, ईसा, रोमान, चाइना। जी सर। यस सर। अच्छा भाई, अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बताओ, इस सवाल में पॉइंट नंबर 1 अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड है तो पॉइंट नंबर 1 आउटपुट करना है क्या? पेशेंट नेम। सही। और आउटपुट करना है वार्निंग रीडिंग इफ बोथ रीडिंग विद इन सॉरी, आउटपुट करना है नॉर्मल रीडिंग। आउटपुट करोगे नॉर्मल अगर पल्स रेट और टेम्परेचर दोनों रेंज में होगा। यानी कि टेम्परेचर भी अगर इस रेंज के अंदर है और पल्स भी इस रेंज के अंदर है तो प्रिंट करवा देना नॉर्मल रीडिंग, है ना। और बच्चों आप आउटपुट करोगे, ये 2 पॉइंट बिल्कुल समझ आएगा। आप थर्ड पॉइंट के अंदर कह रहा है वार्निंग कर देना अगर अगर पल्स रेट या टेम्परेचर में से कोई एक रीडिंग के बाहर हो और कोई एक रीडिंग के अंदर हो। यानी कि वार्निंग कब आएगी? जब पल्स सही हो या टेम्परेचर खराब हो या टेम्परेचर रीडिंग के बाहर हो और पल्स बिल्कुल सही हो। ठीक है। अच्छा, सीवियर वार्निंग कब आएगी? पॉइंट नंबर 4 में, जब पल्स भी रीडिंग यानी कि वैलिडेशन के बाहर हो और टेम्परेचर भी वैलिडेशन के बाहर हो। जब दोनों ही वैलिडेशन के बाहर होंगे तो सीवियर वार्निंग आएगी। क्या आएगी बेटा? सीवियर वार्निंग। ये बात सबको समझ आ गई है? चलो अब बच्चों मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 में क्या करना है, क्या मतलब क्या प्रिंट करवाना है? पेशेंट का नेम आउटपुट करें। सही, पेशेंट का नाम। पॉइंट नंबर 2 में प्रिंट करवाना है नॉर्मल रीडिंग कब? जब दोनों पेशेंट और पल्स रेंज के अंदर और रेंज के बाहर हो। इन रेंज। रेंज के अंदर। अच्छा अब मुझे बता दो वार्निंग और सीवियर वार्निंग कब प्रिंट? वार्निंग जब एक रीडिंग आउट ऑफ रेंज है, सिवियर वार्निंग जब दोनों ही आउट ऑफ रेंज है। हाँ, यानी कि एक रीडिंग का मतलब क्या था? पता है एक का मतलब क्या है? एक रीडिंग का मतलब क्या? यानी कि या तो पल्स रेट रेंज के बाहर हो या टेम्परेचर रेंज के बाहर और एक रेंज के अंदर, है ना। और सीवियर का मतलब कि भाई टेम्परेचर भी रेंज के बाहर हो और पल्स भी रेंज के। अच्छा ठीक हो, ये तो बात मुझे समझ आ गई। बच्चों अब मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है। बेटा अगर मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ, इधर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ रीडिंग के बाद रो आता है फिर कॉलम आता है, ठीक है ना, 2D एरे की बात बता रहा हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है रॉ का नाम क्या है तुम्हारे? रॉ का नाम है तुम्हारा क्या? हॉस्पिटल नंबर। रॉ का नाम क्या है तुम्हारा? हॉस्पिटल नंबर। ये बात समझ आ गई? दैट मीन्स रीडिंग के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर तुम हॉस्पिटल नंबर लिखने वाले हो। ये तुम्हारी रोज को उसने बोल दिया कि हॉस्पिटल नंबर हुआ। और बच्चों अगर हॉस्पिटल नंबर और कॉलम 1 करोगे तो कॉलम 1 इज दिस ना। ये बात समझ आ गई सबको? जी सर। यस सर। अब जो मैं आपसे बोलूंगा मुझे बताना, रीडिंग हॉस्पिटल नंबर HN लिख रहा हूँ,
और टू, टू का मतलब कौन सा कॉलम है बेटा, सेकंड कॉलम, और सेकंड पूरा कॉलम किसके लिए है, पल्स के लिए, जी सही है ना, ठीक है। अब यस तो मैं आपसे बोलूंगा उसका मतलब बताना। रीडिंग एक 2D एरे है जिसमें हॉस्पिटल नंबर फॉर एग्जांपल मैं 1000 ले रहा हूँ, ठीक है। 1000 में रीडिंग में हॉस्पिटल नंबर 1000 रॉ में है, 1000 रॉ मिल गई बच्चों, 1000 रॉ के दूसरे कॉलम में, यानी कि 1000 रॉ ये नहीं बेटा, 1000 रॉ के पहला कॉलम तो टेम्परेचर का हो गया, बट पहले की बात नहीं कर रहा, दूसरे कॉलम का नाम क्या है, 20, क्या नाम है बेटा, 20.0, सही है, सबको समझ आ गया। जी सर। अच्छा, रीडिंग में अगर मैं पहली रॉ की बात करता हूँ, पहली रॉ ये रही आकिब, आकिब के पहले कॉलम में क्या शो है बेटा, 32.0, है ना, सबको समझ आ रहा है बेटा। अगर रीडिंग के 2,2 करता हूँ, अब बताओ दूसरी रॉ ये रहा, और दूसरा कॉलम क्या मिलेगा बेटा, 11.2, 2 सही है ना, जी सही। यानी कि टेम्परेचर के लिए मुझे पहले कॉलम पे जाना होगा, और पल्स के लिए मुझे कौन से कॉलम पे जाना होगा, दूसरे कॉलम में, और रॉ नंबर तो हमेशा हॉस्पिटल नंबर ही है। गॉट इट, यहाँ तक कोई मसला है? नहीं बच्चों चले, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, जरा जो मैं अब आपको बोलूंगा उसका मतलब बता। बेटा आपको याद होगा जब तुम इफ स्टेटमेंट लगाते थे ना, इफ में अगर तुमने लगाई है कंडीशन 1, ठीक है ना, और बीच में लगा दिया एंड ऑपरेटर, और यहाँ लगा दिया कंडीशन, ठीक है, और बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंडीशन 1 भी ट्रू हो और कंडीशन 2 दोनों अगर ट्रू होंगी तो ये लाइन रन होगी ना, सही है, ये बात आपको पता थी। अगर तुम बीच में और लगाते हो तो और का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि या कंडीशन 1 ट्रू हो या कंडीशन 2 ट्रू, यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ये कोड रन हो जाएगा। और का मतलब क्या है, दोनों में से कोई भी एक लाइन अगर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ये कोड रन हो जाएगा, ये और का मतलब है। और को हम एक्चुअली बोलते हैं आइदर, आइदर का मतलब है या तो ये या तो ये, और अगर ये एंड लगा होता है तो इसका मतलब बोथ कंडीशन विल बी ट्रू, ये बात आपको पता है ना। अब जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब बताना। अगर मैं कहता हूँ यार 3 कंडीशन है, 2 पे एंड लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैं और लगा के कंडीशन नंबर 3 कर देता हूं, ठीक है ना बच्चों, इसका मतलब बताओ, अनम्यूट करके बताओ इसका मतलब क्या है। से कंडीशन 1 एंड 2 दोनों ट्रू हो या कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, और जी, और कंडीशन 3 होनी चाहिए। 3 अगर 2 या एक false होगी तो बस वो एक ही आगे जाएगा। आसान अल्फाज में मैं ये कहता हूँ कि भाई या तो कंडीशन 1 और 2 दोनों ट्रू हो तो ये कोड रन होगा, या सिर्फ कंडीशन 3 अगर ट्रू हो तो भी ये कोड रन हो जाएगा। अब मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कंडीशन नंबर 3 अगर ट्रू हो गई तो क्या ये कोड रन होगा, यस और नो? yes यस सर। यस सर। क्योंकि और लगा हुआ। हाँ, अब मैं आपको कहता हूँ बच्चों, अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू हो गई तो क्या ये कोड रन होगा? नो सर। डिपेंड करता है डिपेंड करता है, कंडीशन 2 फॉल्स है, अब बोलो। कंडीशन 3 पर डिपेंड करता है कंडीशन 3 पे फॉल्स है, ये लो, फिर नहीं चलेगा फिर नहीं चलेगा, सही है। अब एक और एग्जांपल, कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है, अब बोलो। कंडीशन ये वाली ट्रू है, अब बोलो चलेगा कौन सा कोड चला रहा है? कंडीशन 1 2 वाला नहीं चला रहा, कंडीशन 3 क्योंकि ट्रू है तो इस वजह से ये कोड रन हुआ है। ये बात समझ में, चलो ना आगे, सबको समझ आ गया? जी सर। चले, ये बात सबको समझ आ गई है।
अब इस सवाल को हम जरा देखते हैं कि ये सवाल कैसे बना। इस सवाल में मुझे प्रोसीजर लिखना है, तो मैं प्रोसीजर लिखना शुरू कर रहा हूँ बेटा। प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर का नाम आता है। नाम आप अपनी मर्जी का कुछ भी रख लें, बट सवाल में उसने बोला है पैरामीटर। बच्चों पैरामीटर उसने आपको खुद बोला कि हॉस्पिटल नंबर इज अ पैरामीटर, और पैरामीटर के बारे में मैंने समझाया कि वो ब्रैकेट में आता है। ठीक है, तो मैंने कहा प्रोसीजर, प्रोसीजर के यहाँ पर ब्रैकेट में हॉस्पिटल नंबर नाम की एरे का इंडेक्स आ रहा है। और बच्चों हॉस्पिटल नंबर क्योंकि होल नंबर है, तो इसकी डेटा की टाइप मैंने क्या ले ली है, इंटीजर। यानी कि हॉस्पिटल नंबर तुम क्या हो जाओ बेटा, इंटीजर हो जाओ। ठीक है, पैरामीटर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो आप नाम सोच के मुझे बता दें, मैं रख लेता हूँ। ठीक है, अब आप जो भी काम करोगे ना एक्चुअल में, वो इसकी अंदर इंडेंटेशन में आएगा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, इंडेंटेशन अंदर हो ताकि आपको लिखने पढ़ने समझने में आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है? सर आपका माइक बंद है। ओहो, अच्छा वो बता दें। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास सबसे पहले प्रोसीजर का नाम बोलो, क्या रखें? कुछ भी नाम रख सकते हैं हम, क्योंकि पेशेंट को चेक कर रहे हैं, तो मैंने रख दिया चेक पेशेंट। सही, चेक कर रहे हैं क्या, पेशेंट। अच्छा, सबसे पहले तो भाई हॉस्पिटल नंबर जो तुम किसी और मॉड्यूल से लेके आ रहे हो, जिसको तुमने पैरामीटर बोला है, इस पे कंडीशन लगेगी कि ये 1 से लेके कितना होना चाहिए, 1000 तक। अगर ये 1 से लेके 1000 तक की वैलिडेशन हो जाए, तो फिर तुम ये 5 काम करना, वरना ये 5 काम तुम्हारे लिए किसी काम के नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो मेन कंडीशन लगा दो, इफ। किस पे कंडीशन लगेगी बच्चों, बताओ? इफ, हॉस्पिटल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या बात है, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसके साथ साथ एंड ऑपरेटर आएगा, हॉस्पिटल नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, अगर ऐसा हो तो तुम काम करना। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो तुम काम नहीं करना। यानी कि इसके देन में सारा का सारा काम हो रहा है, अगर आप देखें, है ना भाई? अगर हॉस्पिटल नंबर, अगर हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके, ठीक है, हाईलाइट करूं नहीं करूं, नजर आ रहा है आपको, या इसको हाईलाइट करूं? नजर आ रहा है। ये करूं हाईलाइट या नहीं करूं? ठीक है सर। सही, अगर हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 10 इस तक हो, तो तुम अपने सारे काम करना। अच्छा, ये सारे काम कितने हैं, 5 काम है, ये बात आपको पता होगी, तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूँ। ठीक है, चलो पहला काम क्या है बेटा, इधर देखो। पहला काम है कि अगर हॉस्पिटल नंबर सही हो, वैलिड हो, तो पहले तो आउटपुट करा देना पेशेंट नेम। और पेशेंट के नेम एक्चुअल में पेशेंट नाम की बंडी एरे के रॉ को तुमने बोला है हॉस्पिटल नेम। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, अगर पेशेंट के अंदर मैं 1 लिखूंगा, तो पहली रॉ में क्या प्रिंट होगा, आके। बच्चों ये 1 नहीं लिख सकते, इस 1 का एक्चुअल में नाम है, वो नाम क्या है, हॉस्पिटल नंबर। तो एक्चुअल में पेशेंट स्क्वायर ब्रैकेट में हॉस्पिटल नंबर आने वाला है। हॉस्पिटल नंबर पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और 1000 तक जा सकता है। तो भाई नेम ऑफ पेशेंट प्रिंट कराने के लिए मुझे आउटपुट लिखना होगा, और मुझे बताओ एरे का नाम क्या है,
एरे का नाम क्या है बच्चों? patient. पहले मैसेज प्रिंट करा दूं, योर नेम ऑफ द पेशेंट इज, ये मैसेज है। अब यहाँ पर एरे का नाम है, जो 1D एरे है उस एरे का नाम है पेशेंट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या है हॉस्पिटल स्क्वायर नंबर, ब्रैकेट? क्या आएगा? हॉस्पिटल नंबर। हॉस्पिटल नंबर की, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल नंबर की इंडेक्सेस दी है ना, एक्चुअल सारे गेम है हॉस्पिटल नंबर के। ठीक है, यहाँ से बच्चों के नाम प्रिंट हो जाए। अब बेटा आपने पहला काम कर लिया, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, आपने पहला काम कर लिया। अब बच्चों नॉर्मल रीडिंग के लिए तुम क्या करने वाले? नॉर्मल रीडिंग का मतलब दोनों रेंज के अंदर हो, सिंपल है ना। क्या करोगे बताओ? इफ लगाऊंगा एक और, नेस्टेड इफ आएगा नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो यहाँ पर बच्चों में नेस्टेड इफ लगा रहा हूँ, ग्रीन से करता हूँ इफ, इफ इफ 4 कंडीशन आएगी क्या? 2 टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर लो टेम्परेचर हाई, और 2 पल्स के लिए, टेम्परेचर पल्स लो पल्स हाई। ये बात सबको समझ आई नहीं आई? बेटा मैं दो कंडीशन लगाऊंगा। पहले बोलूंगा टेम्परेचर जो है वो बड़ा या बराबर हो 31.6 से, और टेम्परेचर जो है वो छोटा हो या बराबर हो 37.2 से। अगर ऐसा हो, ये 2 कंडीशन आ गई, कंडीशन 1 कंडीशन 2। कंडीशन 3 क्या आएगी जल्दी बताओ? पल्स जो है वो बड़ा हो या बराबर हो 55 से, और पल्स जो है वो छोटा हो या बराबर हो 100। यानी कि टोटल 4 कंडीशन आएगी। एक कंडीशन आएगी टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट टेम्परेचर, और एक कंडीशन आएगी पल्स, लोएस्ट पल्स और हाईएस्ट पल्स। गॉट इट? सबको समझ आ रहा है बच्चों? अनम्यूट करके बताओ। जी सर। बच्चों आपको बस टेम्परेचर की रीडिंग अभी याद करनी है, मुझे बताएंगे। टेम्परेचर लोएस्ट एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 31.6 याद कर लो, और हाईएस्ट होना चाहिए 37. याद हो गया? चलो मुझे बताओ, टेम्परेचर के लिए कंडीशन लगा रहा हूँ, सबके सब पे एंड आएगा। तो भाई एरे का नाम क्या है तुम्हारी? 2D एरे का नाम रीडिंग, रीडिंग। रॉ का नाम है हॉस्पिटल नंबर। हाँ हॉस्पिटल नंबर का टेम्परेचर तो कॉलम 1 में है, ठीक है। सही है, दिया हुआ होगा कि कॉलम का टेम्परेचर है या खुद नहीं, खुद अज्यूम करना है ना, सवाल में लिखा हुआ है ना। बताओ कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ कि भाई जो पेशेंट जो 2D एरे है उसके नाम है रीडिंग। रीडिंग स्टोर कर रहा है लेटेस्ट डेटा रिकॉर्ड अबाउट ईच पेशेंट, ठीक है। और हर पेशेंट में टेम्परेचर है और पल्स है। तो पहला वाला टेम्परेचर आएगी, दूसरा वाला पल्स आएगी। सही है? तो हमें ये कैसे मालूम हुआ लाइक कि कौन सा कॉलम टेम्परेचर के लिए और कौन सा पल्स के लिए है? हम ये खुद एज्यूम कर लेंगे या ये लिखा हुआ होगा? बेटा जो पहले लिखा होगा वो पहला कॉलम, जो बाद में लिखा होगा वो बाद का कॉलम। ओके ओके। ओके चलो, तो भाई क्योंकि पहले कॉलम की बात हो रही है तो टेम्परेचर के लिए हो रही है। और टेम्परेचर का मैंने क्या बोला था? लोवेस्ट रेंज क्या है? किससे बड़ा होना चाहिए टेम्परेचर? जल्दी बताओ। 31.6। 31.6। और दोनों कंडीशन को मिलाने के लिए बीच में एंड आने वाला है ना ये। अब सेकंड बेटा हाईएस्ट टेम्परेचर बताओ कितना एटलीस्ट होना चाहिए? 37.2। बराबर। तो आप बोलोगे सर रीडिंग, रीडिंग रॉ के लिए आएगा हॉस्पिटल नंबर, क्योंकि पहला कॉलम है तो बेटा टेम्परेचर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कितना? कितना? 37.2। 37.2। ये बात मुझे कैसे पता बेटा? सवाल में लिखा हुआ है। सवाल में लिखा हूं। ये तो सिर्फ टेम्परेचर हुआ है हाँ? अब पल्स के लिए भी तो कंडीशन लगानी है, हाँ लगेगी ना बेटा? कि भाई टेम्परेचर के लिए देखो पार्ट ए में वो कह रहा है नॉर्मल करना, अगर
टेम्परेचर और पल्स दोनों रेंज के अंदर हो। तो भाई टेम्परेचर के लिए तुमने लगा दी कि टेम्परेचर का रेंज तो भाई ये हो गया। पल्स के लिए क्या होगा 55.0 से लेके कहाँ तक 100 तक। और पल्स के लिए कॉलम कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। रॉ तो वही रहेगी हॉस्पिटल नंबर, कॉलम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। गॉट इट। आइए तो यहाँ पर एक और यानी कि तीसरी और चौथी कंडीशन को भी मैं एंड पे लिखूंगा। एंड एक और कंडीशन, फिर दोबारा एंड, फिर एक और कंडीशन। यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे रीडिंग ये पल्स की बात हो रही है तो भाई दूसरा कॉलम आएगा। और पल्स जो है वो किससे बड़ी है बराबर होनी चाहिए, बाद में लिखेंगे। अभी यहाँ पर सेम एज इट इज पल्स के लिए मैं बोलूंगा रीडिंग। पल्स की हाईएस्ट 100 है, लोएस्ट 55 है। क्या बात है। रॉ का नाम क्या, हॉस्पिटल नंबर। और बच्चों पल्स के लिए दूसरा कॉलम, ये छोटा या बराबर होना चाहिए किससे, कितनी है पल्स की रीडिंग 100। 100 100 से लेके 55.0 तक। यानी कि 55.0 से लेके पल्स होनी चाहिए 100.0 तक। सही है बच्चों। सब में मैंने बीच में एंड लगाया। एंड का मतलब ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू ना। यस। सब में मैंने बीच में एंड लगाया है। एंड का मतलब ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो आप क्या आउटपुट कराओगे बेटा, सवाल में लिखा हुआ बताना। नॉर्मल रीडिंग। नॉर्मल रीडिंग। यानी कि अगर सारी की सारी बिल्कुल सही रेंज के अंदर होगी, तुम्हारी सब चीजें सही के अंदर होगी, तो प्रिंट होगा क्या, नॉर्मल रीडिंग। तो भाई प्रिंट करवा देंगे देन में। नेस्टेड चल रहा है ना प्रोसीजर के अंदर, हम देन में आउटपुट या प्रिंट करवा देना नॉर्मल रीडिंग। सही। और ये वाले इफ को यहाँ पर ठीक है एंड इफ करा दो। बच्चों यहाँ तक कोई मसला है, देख लें आराम से देख लें। अभी सिर्फ एक काम हुआ है, दो काम हो गए, 5 में से 2 काम हो गए, आप लोग आराम से देख सकते। कौन कौन से 2 काम हो गए। हॉस्पिटल नेम वैलिडेशन एंड नॉर्मल रीडिंग के भी। यानी कि आउटपुट द नेम ऑफ पेशेंट नंबर, ये आपने लिख दी बेटा, है ना। 1 हो गया और नॉर्मल रीडिंग वाला हो गया। वार्निंग वाला कोड कैसे लिखेंगे, वार्निंग। वार्निंग में कोई एक रीडिंग के अंदर हो और कोई एक रीडिंग के बाहर हो। बच्चों पूरे कोड में वार्निंग मुश्किल है। आइए वार्निंग का समझाता हूँ, फिर आपको अलग अलग दोबारा से लिखवाऊंगा। जरा वार्निंग को जरा अलग से समझे। हाउ टू आउटपुट द वार्निंग। वार्निंग में क्या हो रहा था, दोनों रेंज के अंदर हो या कोई भी एक रेंज के अंदर हो और एक रेंज के बाहर हो। वार्निंग का बस एक वो था, वन वार्निंग और टू वन वन रीडिंग। वार्निंग का मतलब क्या है भाई, अब आप एक बात बताओ। वार्निंग भी 2 तरीके से आएंगे कि यार अगर 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 टेम्परेचर जो है वो बाहर निकल रहा है और पल्स रेंज के अंदर है, तो वार्निंग होगी टेम्परेचर की, वार्निंग आएगी ना कि टेम्परेचर इज आउटसाइड। और अगर टेम्परेचर रेंज के अंदर है और पल्स बाहर निकल रहा है, तो वार्निंग किसकी आएगी, पल्स की। यानी कि वार्निंग में भी 2 कैटेगरी होगी। क्या कैटेगरी होगी, नंबर 1 टेम्परेचर अगर एक्सेप्टेबल है और पल्स एक्सेप्टेबल नहीं है तो पल्स की वार्निंग आएगी। और अगर पल्स एक्सेप्टेबल है और टेम्परेचर रिजेक्टेड है तो एक्चुअल में टेम्परेचर की वार्निंग आएगी। ये बात सबको समझ आई है। तो बच्चों मैं आपको अभी वार्निंग मैसेज के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि जब, फिर मैं कोड पे जाके दोबारा लिखूँ। वार्निंग को प्रिंट करने के 2 तरीके हैं, 2 अलग अलग होंगे। अगर टेम्परेचर सही हो, अगर टेम्परेचर इज ओके, समझा रहा हूं अभी, हाँ, और पल्स नॉट ओके, पल्स ओके नहीं है, तो हम प्रिंट करेंगे वार्निंग किसकी बेटा, पल्स की, है ना। यस। यस सर। सही। इसी के अपोजिट अगर मैं कहता हूं इफ टेम्परेचर इज नॉट ओके, टेम्परेचर ओके नहीं है एंड टेम्प वार्निंग। पल्स ओके, लेकिन एनी वन है ना,
तो यहाँ पर जो नॉट ओके ना उसकी वार्निंग प्रिंट हो, वार्निंग टेम्परेचर, गॉट इट। Yes, sir. कोई मसला? No. चलो बेटा अब देखना, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखते रहना, दोनों वार्निंग को प्रिंट करेंगे। दो डब्बे बना रहा हूँ, दोनों में वार्निंग आएगी, बट एक वार्निंग होगी टेम्परेचर की और एक आएगी पल्स की, है ना। चलो पहले पल्स कर लेते हैं फिर टेम्परेचर को देखते हैं, आइए। तो भाई मैं यहाँ लिखूंगा इफ चार कंडीशन हमेशा आएगी इसमें, आप बोलोगे इफ Pulse less than 55 and greater than 100. हाँ पल्स कहाँ से आ गई, रीडिंग, एरे का नाम रीडिंग है ना, फिर Oh, दोबारा कोई नंबर होगी, रीडिंग, हॉस्पिटल नंबर और comma 2. हाँ कॉमा 2 थोड़ी, पहले बेटा 1 की बात करेंगे, टेम्परेचर को तो सही डिफाइन करूँ ना, अच्छा. टेम्परेचर को बोलूंगा तुम सही हो, पल्स को बाहर निकालो, बोलूंगा टेम्परेचर बेटा आप छोटा या बराबर रहना, एंड दोबारा बोलूंगा टेम्परेचर नाम की जो एरे है यानी कि रीडिंग हॉस्पिटल नंबर, क्योंकि टेम्परेचर पहले कॉलम में ये, उसको बोलूंगा छोटा या बराबर रहना, है ना। और यहाँ पर बोलूंगा बड़ा या बराबर, ठीक है। चलो बेटा हॉस्पिटल नंबर के लिए एक्चुअल में रेंज है 31.6 था, तो यहाँ पर 31.6 and 37.2. शाबाश, और यहाँ पर कितनी आएगी 37.2, यही है ना, यानी कि ये करेक्टेड रेंज है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये क्या है बेटा बिल्कुल सही है। अब मैं दोबारा एंड लिखूंगा, एंड अब बाहर की बात करूंगा, पल्स के लिए बच्चों ये आएगा ना ये, ठीक है, ये रेंज के अंदर है, रेंज के बाहर बाहर है। क्या लिखें बाहर के लिए, एंड रीडिंग, पल्स की बात करें रीडिंग, रॉ तो तुम्हारी वही है हॉस्पिटल नंबर, और क्योंकि दूसरे कॉलम यानी कि पल्स की बात है, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें बाहर रखना है, बाहर का मतलब एक्सेप्टेबल नहीं, आप बोलोगे कि रीडिंग जो है वो इससे 55.0 से छोटी हो ना, छोटी का मतलब नॉट एक्सेप्टेबल आएगा ना, तो हम बोलेंगे जो रीडिंग है वो छोटी हो किससे बेटा 55.0 Sir, से, हाँ हाँ less than 55 होगा, less than equal नहीं. हाँ, लेस देन इक्वल नहीं होगा, लेस देन होगा, वेरी गुड, ठीक है, यानी कि एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर मैं और लगाऊं या एंड लगाऊं, भाई अब और आप और क्यों लगा रहा हूँ वो सुनना, भाई अगर कोई रीडिंग 55 से छोटी है तो वो रीडिंग जो है 100 से बड़ी एक साथ तो हो ही नहीं सकती ना, मुझे कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर कोई नंबर 55 से छोटा है तो वो 100 से बड़ा नहीं हो सकता ना एक साथ में, तो तभी मैं यहाँ पर या लगाऊंगा, या का मतलब या तो ये या तो सही। तो पल्स के लिए भी उल्टी कंडीशन लगा रहा हूँ, उल्टी कंडीशन कैसे, यानी कि बाहर की कंडीशन के भाई रीडिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसको रेंज के अंदर नहीं रेंज के बाहर रखना है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 100, है ना। क्या मतलब हो इस बात का, या तो 55 से छोटा या 100 से बड़ा. तो ये एक्सेप्टेबल तो नहीं होगा ना। Yes, no, sorry. पल्स कौन से कॉलम में, 1 में या 2 में, 2. तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, रॉ के अंदर और कॉलम में क्या लिखूंगा, Sir, greater than equal नहीं होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 नहीं, 100 से बड़े वाले रिजेक्ट होंगे, यही है ना बच्चों, ये सबको समझ आया है, यस और नो। अगर ऐसा हो जाए तो इसमें मैं एक्चुअल में कह रहा हूं कि भाई टेम्परेचर सही हो,
टेम्परेचर की दोनों लिमिट बिल्कुल सही हो, और कोई भी एक पल्स अगर खराब हो जाए, कोई भी एक पल्स अगर खराब हो जाए तो हम आउटपुट करा देंगे, देन हम आउटपुट करा देंगे वार्निंग। और वार्निंग किसकी होगी बेटा? पल्स। पल्स की। ये पल्स जो है ना, पल्स इज आउट ऑफ रेंज। सही है। और इस इफ को यहाँ पर मैंने एंड इफ कर दिया। ये बात सबको समझ आ गई है? समझ में आ गई। अच्छा, अब सेम बात को मैं, क्योंकि वार्निंग 2 दफा प्रिंट होगा, अभी तो सिर्फ एक वार्निंग भी है ना, सेम बात को मैं टेम्परेचर को गलत लिखूंगा, कोई भी एक पल्स को सही रख। टेम्परेचर गलत है, और पल्स को सही रखूंगा। ठीक है, जरा जल्दी से करूंगा, ये वाला जरा देखिएगा। रीडिंग ब्रैकेट हॉस्पिटल नंबर, टेम्परेचर तो पहले कॉलम में है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एंड लगा रहा हूँ, कंडीशन नहीं लगा रहा ताकि एंड में लगाऊंगा। एंड लगाऊंगा और लगाऊंगा बच्चे, और और क्यों आएगा? क्योंकि वो नंबर जो 31 से छोटा होगा, है ना, नॉट एक्सेप्टेड है, यानी कि वो नंबर जो 31.6 से छोटा होगा, या तो वो नंबर 30.6 से छोटा होगा, या तो वो नंबर 37.2 से बड़ा होगा, तो और आएगा ना। और यहाँ पर क्या कंडीशन आने वाली है बच्चों? यहाँ पर ग्रेटर देन 37.2। ग्रेटर देन 37 पॉइंट, इसका मतलब क्या है? या इसका तो मतलब 31.6 से छोटा है या 37.2 से बड़ा। क्या बात, और कोई भी एक वक्त में एक ही कंडीशन चलेगी ना। सही है। अब पल्स को तो सही रखो, और सही रखने के लिए तो हमें एंड लगाना पड़ता है ना, एंड। सही। पल्स के लिए यहाँ पर क्या लिखूं? रॉ तो मेरी हॉस्पिटल नंबर हो गई, कॉलम क्या होगा? 2, है ना। कि इसमें वो ग्रेटर देन इक्वल 31.6 और लेस देन इक्वल 37। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 31.6 नहीं ना, तो भाई पल्स के लिए 55 एंड लेस देन इक्वल 100। पल्स जो है, पल्स तो ये है ना, पल्स तो 55 से लेके 100 तक है। सही है, ये पल्स है, और एंड आएगा पर यहाँ पर पल्स की बात कर रहा हूँ, तो रीडिंग के हॉस्पिटल नंबर में कॉमा 2 कितना आएगा बेटा? लेस देन इक्वल टू कितना, जल्दी बताओ। 100। 100.0, यानी कि पल्स बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन कोई भी एक टेम्परेचर अगर बाहर निकल जाएगा, कोई भी एक टेम्परेचर अगर बाहर निकल जाएगा तो वार्निंग मैसेज टेम्परेचर के लिए प्रिंट होने वाला है ना। सही है बच्चों। तो यहाँ पर देन प्रिंट करवाएंगे या आउटपुट कराएंगे? क्या आउटपुट करा? वार्निंग टेम्परेचर आउट ऑफ रेंज। वार्निंग टेम्प इज आउट ऑफ रेंज, यानी कि एक्चुअल में 2 वार्निंग हमने अलग अलग करवा दी, क्योंकि इसके बगैर हो ही नहीं सकता था, और यहाँ पर मैंने एंड इफ करवा दी। कोई मसला तो नहीं है बच्चों?
अब मुझे बताओ मैंने कितने काम कर दिए अभी तक? ये हुआ पहला काम, क्या हुआ? ये सर आप यहाँ 4 काम कर चुके हैं। पहला काम कर चुका हूँ, दूसरा काम ये हुआ, तीसरा काम हुआ है सिर्फ, चौथा कहाँ से होता है भाई? सर वो भी तो हुआ है। और क्या? अच्छा सभी मॉर्निंग। देखो, पहले हमने पेशेंट का नाम प्रिंट करा, यस। दूसरा नॉर्मल रीडिंग प्रिंट करी, यस। अब तीसरे में मजीद 2 हो गए ना, वार्निंग 2 हो गए, एक पे पल्स के लिए और एक टेम्परेचर के लिए, है ना? अब मैं चौथा काम क्या करने वाला हूँ बेटा? सीवियर वार्निंग को प्रिंट कर रहा हूँ। सीवियर वार्निंग में दोनों को ही बाहर रखना है, सही? यहां तक कोई मसला है बच्चों? देखो लिख दिया ना कि ये पहला काम है, ये दूसरा, और तीसरे में एक वार्निंग हो गई पल्स की और एक हो गई टेम्परेचर की। चौथे को कैसे करूं? उसमें सिर्फ एक इफ ही लगेगा। क्यों एक इफ क्यों लगेगा भाई? सर क्योंकि दोनों रीडिंग आउट ऑफ रेंज होंगे ना, तो एक ही इफ में हो जाएगा। एक इफ में हो जाएगा, हाँ ये आप बोल सकते हो। यानी कि इसी तरीके से एक इफ में हो जाएगा, बट उसमें भी चारों तो लगेंगे ना, कि या तो यस। पल्स मारे, ये इस तरीके से, है ना भाई? एक इफ के अंदर हो जाएगा। आइए इसको जरा देखते हैं, सीवियर वाला करवा रहा हूं। इफ ये कलर नजर आ रहे हैं, वाइट ही करता हूं। इफ कोई किसी पिटी बात, रीडिंग हॉस्पिटल नंबर और पहला कॉलम, ठीक है। यहाँ पर एंड आएगा और आएगा मुझे नहीं पता। यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ रीडिंग, फिर दोबारा टेम्परेचर है ये। बच्चों क्योंकि दोनों को बाहर रखना है, तो बाहर के लिए क्या लगाऊं? लेस देन। और नहीं और तो आएगा, ठीक है, और तो मैंने मान लिया, ये तो समझ आ गई, कोई भी एक कंडीशन। यहाँ तो और आ गया भाई। यहाँ पर बता तो दो टेम्परेचर किससे बाहर हो, तो टेम्परेचर की एक्चुअल में रेंज है 31.6, तो हम बोलेंगे यार 31.6 से बाहर हो, है ना? और 37.2 से भी बाहर हो, बाहर का मतलब गलत हो, तो हम बोलेंगे लेस देन 31.6 and greater than 37.2। 31.6 और ग्रेटर देन 37.2, यानी कि गलत है ना ये? ठीक है, हमने बोला अगर ऐसा हो, टेम्परेचर अगर 31.6 और टेम्परेचर अगर इन दोनों में से कोई भी एक अगर हो, तो ये इनवैलिड होगा। बच्चों यही यस। बात। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जब मैं पल्स के लिए जा रहा हूँ, तो पल्स के लिए एंड आएगा या और आएगा? एंड आएगा, एंड आएगा। एंड आएगा। एंड क्यों आएगा? सबसे मुश्किल बात है ये, क्योंकि भाई या इन दोनों में एक कंडीशन को निकालना, हाँ, और नीचे भी कोई 2 कंडीशन होगी, उन दोनों के दरमियान एंड आएगा। दैट मींस ऊपर से कोई एक कंडीशन और नीचे से कोई एक कंडीशन। गॉट इट बच्चों? यस सर। और समझाने के लिए ना मैं बीच में एंड लिख देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। एक कंडीशन, रीडिंग हॉस्पिटल नंबर कॉमा 2 लेस देन 55। तो यहाँ पर आएगा रीडिंग, क्योंकि टेम्परेचर पल्स की बात हो रही है, तो रीडिंग में क्लास खत्म कर दें। ये ठीक है। यहाँ पर आएगा कोई हॉस्पिटल नंबर कॉमा 2। अच्छा हॉस्पिटल नंबर 2 क्यों आ रहा है ये भी बता दो बच्चों, क्यों आ रहा है 2? पल्स। पल्स के लिए कॉमा 2, ठीक है। ग्रेटर देन 100। मैं कह रहा हूँ पल्स की एक्चुअल रेंज क्या थी? वो थी 55 से लेके 100 तक। तो मैं उल्टी बात करूंगा, मैं बोलूंगा कि पल्स अगर आप 55 ना हो, यानी कि लेस देन 55.0, या तो ऐसे हो जो कि बाहर हो, या बड़ी हो 100.0 से, है ना?
कोई भी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन के लिए, कोई भी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन के लिए आपने और लगाया, यानी कि अगर ये कंडीशन निकल आए और यहाँ से ये निकल आए, बीच में दोनों के एंड लगा हुआ है, तो एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम का मतलब सीवियर होगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन निकलेगी, नीचे में से भी कोई एक कंडीशन निकलेगी, दोनों के दरमियान एंड मैंने इसलिए लगाया। Then print severe warning. शाबाश। देन आउटपुट कराएंगे हम, क्या आउटपुट कराएंगे बेटा? Severe सीवियर। warning. सही है। और इस इफ को And if तेरा क्लास खत्म कर जाओ। जी बेटा खत्म हो गई, अब तो टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा। सही है ना बच्चों, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? No sir. अच्छा, अब देखते हैं क्या हमारे सारे काम हो गए। इसको काम नंबर 4 बोलते हैं। आइए जरा देखो, क्या मैंने पेशेंट को प्रिंट करा दी? यस। नॉर्मल रीडिंग करा दी? यस। वार्निंग मैसेज भी 2 प्रिंट करा दिए और सीवियर भी करा दिया। आपको कह रहा है एग्जिट करा देना प्रोसीजर। एग्जिट कराने के लिए हमें एंड प्रोसीजर लिखना होगा बस, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ था कमेंट लिख लेना, हमने कमेंट नहीं लिखे बच्चों। कमेंट आप खुद लिख लेना, मुझे उम्मीद है कि कमेंट आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, ये तुम्हारा प्रोसीजर चल रहा है, अगर आप देखो तो ये तुमने जो प्रोसीजर स्टार्ट करा था, ये रहा ना इंडेंटेशन, और यही इंडेंटेशन यहाँ लेके जाऊंगा, ले जाऊं बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एंड प्रोसीजर, जब प्रोसीजर एंड होगा तो हम लिखते हैं एंड प्रोसीजर, ठीक है। सर वो एक और काम किए, वो कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल नंबर वैलिड नहीं है तो सही है, बिल्कुल अच्छा याद दिलाया, वेरी गुड। बच्चों ये वाला जो इफ है, ये तो मैंने एंड इफ करवाया नहीं ना। अगर आप देखो, मैं लॉग आउट जूम आउट करता हूँ, देखो बच्चों, अगर आप देखो तो मेरा जो मेन इफ है कौन सा, ये हॉस्पिटल नंबर वाला, इसकी इंडेंटेशन देखो, मैंने क्या बोला कि अगर हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक आए तो ये सारे काम हो रहे ना, देख रहे हो आप, तो ये सारे काम हो। इसकी इंडेंटेशन को खराब कर दी, इसको भी अंदर लेके जा दो। ये समझ आई? इंडेंटेशन गड़बड़ करती ना इसकी, अभी कर देते, अभी ठीक कर देते। सही है। एक्चुअल में इसको यहाँ आना चाहिए। कोड जरा सही करना, क्योंकि मैं पीडीएफ फिर ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा ना, यही पीडीएफ। अगर रीडिंग हॉस्पिटल नंबर, उसको मैं जरा सही कर देता हूँ, 2 मिनट देते हैं। इंडेंटेशन तो सही रखना है क्योंकि मेन इफ चल रहा है। बच्चों सीवियर पे यहाँ पर रीडिंग, आपका माइक बंद है। ओके। चले बच्चों, तो यहाँ पर आपने एक्चुअल में क्या काम करा, कि आपने मेन कंडीशन लगाई है इफ की, अगर ये हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक है तो ये सारे काम हो रहे हैं ना। इंडेंटेशन देख रहे हो, अंदर जा रही है इंडेंटेशन, ठीक है। और बच्चों अगर ऐसा ना हो तो मैं एस लगा के क्या आउटपुट कराऊंगा, बताओ। अगर ऐसा ना हो, ये वाली इंडेंटेशन देख रहे हो, इस इंडेंटेशन का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। आउटपुट इनवैलिड हॉस्पिटल नंबर और फिर एंड प्रोसीजर। हाँ, ये लिखा हुआ आउटपुट एन एरर मैसेज एंड एग्जिट द प्रोसीजर। हम क्या बोलेंगे, एन एरर कि आपका हॉस्पिटल नंबर सही नहीं है। बच्चों 2 इंडेंटेशन है, एक ये वाली है, इस इंडेंटेशन में आएगा ना क्योंकि ये मेन इफ चल रहा है तुम्हारा। तो एक्चुअल में तुमने इसी इंडेंटेशन में एरर्स में बोलोगे कि भाई अगर ये सब ना हो तो आप आउटपुट करवा दें। क्या आउटपुट करवा दें बेटा? आप आउटपुट करवा दें कि आपका हॉस्पिटल नंबर की रेंज ही सही नहीं है, इनवैलिड हॉस्पिटल नंबर, सही है।
इट शुड बी लाई इन बिटवीन 1 to 1000 होना चाहिए था ना, ठीक है। और इस इफ को तुम यहाँ पर एंड इफ करवा दोगे, सही है ना, इंडेंटेशन सही है हमारी, ठीक है। और जो प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसीजर की इंडेंटेशन देखो ये चल रही है, मार्जिन को बोलते हैं। प्रोसीजर को एंड करवाना है, प्रोसीजर यहाँ पर लिखूंगा ना, यहाँ पर एंड प्रोसीजर, आ रहा है समझ में। इंडेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यस सर। सही है। अब जो मैं सवाल पूछ, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे बताएं इस सवाल में मैंने प्रोसीजर बनाया या नहीं बनाया। बोलो, इस सवाल में प्रोसीजर बनाया या नहीं बना। बनाया है आपने। प्रोसीजर का नाम क्या है। चेक चेक पेशेंट चेक पेशेंट। पैरामीटर कहाँ लिखा है मैंने, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में। पैरामीटर का नाम क्या है, हॉस्पिटल नंबर। हॉस्पिटल नंबर। अगर हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक है तो ये सारे काम हो रहे हैं, हाँ। और अगर हॉस्पिटल नंबर 1 से लेके 1000 तक नहीं है तो क्या प्रिंट हो रहा है, इनवैलिड हॉस्पिटल नंबर और एडिट करा के किया। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरा पीडीएफ मेरी इस रिकॉर्डिंग की डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने ग्रुप पे डाल दें। ये आपके पास स्पेसिमेन पेपर 2023 पेपर नंबर 2 में आया है। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करके मैसेज करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और ग्रुप पे डालो।